हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में हमने बात की थी एम्प्लीफिकेशन की थ्रू ट्रांजिस्टर्स, जिसमें हमने अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन से कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन से आपको ये बताया था कि किस तरीके से ट्रांजिस्टर का जो होता है एम्प्लीफाइंग एक्शन काम करता है, यानी किस तरीके से इनपुट सिग्नल के एम्पलीट्यूड को बढ़ाया जाता है, यानी कि उसकी कोर स्ट्रेंथ को हम बढ़ा सकते हैं। ये भी हमने देखा था कि किस तरीके से अलग अलग एट्रीब्यूट्स, यानी कि वोल्टेज गेन, करंट गेन, इन सब एट्रीब्यूट्स के जरिए इन तीनों तरह की कॉन्फ़िगरेशंस का अपना अपना अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं आरसी एम्पलीफायर की। आरसी का मतलब होता है रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, यानी एक ऐसा एम्पलीफायर, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसमें कि ट्रांजिस्टर को कपल किया जाता है, यानी जोड़ा जाता है, सर्किट कनेक्शन दिया जाता है उसका रेजिस्टेंस के साथ और कैपेसिटर्स के साथ, इस तरीके से कि हम इनकमिंग सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकें। इन जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को दोस्तों आरसी कपल्ड एम्पलीफायर कहा जाता है। आरसी कपल्ड इसलिए बिकॉज कपलिंग का मतलब है जोड़ देना। हम इन एम्पलीफायर्स में आरसी, आर मतलब रेजिस्टेंस, सी मतलब कैपेसिटेंस का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, एक आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का एक्शन क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आइए देखते हैं। दोस्तों, यहां पर हमने दो ट्रांजिस्टर्स Q1 और Q2 के जरिए एक 2 स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है। 2 स्टेज इसलिए कहा जाता है इस एम्पलीफायर को क्योंकि इसमें दो ट्रांजिस्टर्स हमने इस्तेमाल किए हुए हैं। ये बेसिकली जो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर होता है दोस्तों, ये स्टेज वाइज एक्शन करता है, यानी इसमें कई सारे ट्रांजिस्टर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, खास तरीके से कनेक्टेड होते हैं। कैसे कनेक्टेड होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। इनका कनेक्शन इस तरीके से दिया जाता है कि किसी एक ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट निकले वो दूसरे ट्रांजिस्टर का, यानी दूसरे स्टेज का इनपुट बने, और दूसरे का जो आउटपुट निकले वो तीसरे ट्रांजिस्टर का इनपुट बने, तीसरे का आउटपुट चौथे स्टेज का, यानी चौथे ट्रांजिस्टर का इनपुट बने, एंड सो ऑन। दोस्तों, इस आउटपुट को इनपुट में देने की जो प्रक्रिया है, जब हम किसी भी सर्किट के आउटपुट को नेक्स्ट सर्किट या नेक्स्ट डिवाइस के इनपुट में फीड करते हैं, उसे कहा जाता है कैस्केडिंग। कैस्केड करना यानी किसी एक डिवाइस का या किसी एक सर्किट का आउटपुट नेक्स्ट सर्किट या नेक्स्ट डिवाइस के इनपुट में फीड करना। तो एक आरसी कपल्ड एम्पलीफायर दोस्तों बेसिकली एक कैस्केडेड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है। मल्टी स्टेज यानी इसमें कई सारे ट्रांजिस्टर्स का, यानी कई स्टेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। एक ट्रांजिस्टर एक स्टेज को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा दूसरे स्टेज को, तीसरा तीसरे को, एंड सो ऑन। दोस्तों, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में आप इसकी कंस्ट्रक्शन पर अगर गौर करें, पहले हम बात करते हैं पहले स्टेज की, क्योंकि दूसरा स्टेज जो है वो बिल्कुल पहले स्टेज से आइडेंटिकल है, बिल्कुल वैसा ही है। देखिएगा दोस्तों, ट्रांजिस्टर का इनकमिंग सिग्नल हमने ये दिया यहां पर, अगेन सी इन का मतलब है इनपुट कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर है ये इनपुट के साथ जुड़ता है। इसका काम क्या होता है दोस्तों, ये जो इसमें हमने फीड किया एसी सिग्नल, ये आप देख रहे हैं, ये सिंबल है एसी सिग्नल का, ये इस एसी सिग्नल को पास करता है आगे, यानी कि उसे लो रेजिस्टेंस का एक रास्ता देता है। कोई भी कैपेसिटर जब किसी इनकमिंग एसी सिग्नल को अपने जरिए पास होने दे, उसे निकलने दे, उसका मतलब है उसने उसको एक लो रेजिस्टेंस, कम रेजिस्टेंस वाला एक पाथ दिया, एक ऐसा रास्ता दिया जहां पर की रेजिस्टेंस कम है ताकि वो इजीली फ्लो कर सके। तो ये एसी कंपोनेंट को आगे फ्लो करवाता है, लेकिन अगर कोई डीसी कंपोनेंट है दोस्तों, वो डीसी कंपोनेंट को ब्लॉक कर देता है। वो इसलिए भी होता है दोस्तों क्योंकि कैपेसिटर एक्शन की आपको जब हमने बात की थी अपने पिछले वीडियोस में, तो आपको याद होगा कैपेसिटर काम करता है थ्रू चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का मतलब होता है दोस्तों एसी का, बिल्कुल आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि एसी का पॉजिटिव पीक यानी कैपेसिटर का चार्जिंग साइकिल, एसी का नेगेटिव पीक यानी कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग साइकिल। लेकिन दोस्तों डीसी जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह होता है, यानी उसमें कोई साइकिल तो होता नहीं। इसीलिए कैपेसिटर जो है इनकमिंग डीसी कंपोनेंट को रोक देता है, एसी को आगे पास करता है। ये एसी हमने अगेन यहां आप देख रहे हैं R1 R2, हम बात कर चुके हैं पहले भी वीडियोस में कि इसे कहा जाता है वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क। इसका काम क्या होता है इस नेटवर्क का? वोल्टेज डिवाइडर का मतलब है दोस्तों ये आने वाली इनकमिंग वोल्टेज को बराबर बराबर एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, डिवाइड कर देता है इन दो अलग अलग पाथ्स पर, रास्तों पर। इससे क्या होता है, इससे ट्रांजिस्टर की जो बेस है जहां पर इनकमिंग सिग्नल आ रहा है वो प्रॉपरली बायस हो पाती है, यानी बायस होने के लिए उसका एक
प्रैक्टिकली एक ऐसा स्टेबल पॉइंट उसे चाहिए जिसे क्यू पॉइंट कहा जाता है, क्वाइसेंट पॉइंट कहा जाता है। क्यू पॉइंट उसे चाहिए ट्रांजिस्टर को एक्ट करने के लिए, उसकी बेस को ट्रिगर होने के लिए। तो ये वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क जो होता है ये सुनिश्चित करता है कि ऐसा हो। ऐसा ये ऐसे करता है कि इनकमिंग जो एसी कंपोनेंट है दोस्तों, उसको ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है दो अलग अलग रास्तों पे, और एक पर्टिकुलर स्टेबल वैल्यू आगे जाती है जिससे कि ट्रांजिस्टर की बेस ट्रिगर हो जाती है, यानी अब ट्रांजिस्टर एक्शन में आ गया। इसके साथ दोस्तों आप देख रहे हैं कि कैपेसिटर, जो कैपेसिटर यहां पर हमने जब दिया, उसके आगे हमने यहां से ट्रांजिस्टर की बेस को हमने एक्टिवेट किया, अब ट्रांजिस्टर एक्शन में आ गया। उसके बाद जो इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है वो एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के साथ यहां वोल्टेज इसमें जुड़ा हुआ है, जो कि होता है बेसिकली वीसीसी, यानी पॉजिटिव, या यूं कहें कि ये होता है दोस्तों फेज ऑफ द एसी चैनल, या यहां पर हम देते हैं इनकमिंग सप्लाई। ये जाता है कैपेसिटर, कैपेसिटर के बाद में ये जो यहां पर एसी सिग्नल आया दोस्तों, कैपेसिटर के बाद R1 और RC, RC का मतलब है कलेक्टर रेजिस्टेंस, इसलिए क्योंकि ये रेजिस्टेंस इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ जुड़ी हुई है। ये दोनों की दोनों आगे कनेक्ट होती हैं पॉजिटिव सप्लाई के साथ। नाउ इमिटर जो होता है दोस्तों, इमिटर में आप ये देख रहे हैं एक पर्टिकुलर नेटवर्क है, एक इमिटर रेजिस्टेंस का RE और एक कैपेसिटर का। इमिटर कैपेसिटर यानी CE, इमिटर रेजिस्टर यानी RE। इनको हमने एक ऐसे खास तरीके से जोड़ा हुआ है और फिर हम आगे इसको एक एंड को ग्राउंड कर देते हैं। इस अरेंजमेंट का मतलब दोस्तों ये है कि बेसिकली जब कोई इनकमिंग सिग्नल यहां पर आए, बेस करंट बेस को ट्रिगर करे, जो बेस करंट अब इसमें जब एक बार ट्रिगर हो गया बेस, तो इसमें IB बेस करंट चलती है। अब ये जो IB है दोस्तों, ये आगे कितना, ये आगे ट्रिगर करेगी आउटपुट करंट को, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर का जो एम्पलीफाइंग एक्शन है, जो उसकी क्वालिटी है, जो उसकी क्षमता है किसी इनकमिंग सिग्नल को बढ़ाने की, वो इस बात पर निर्भर करती है कि कितने डिग्री तक बेस करंट में कोई भी चेंज आउटपुट करंट को बढ़ा सकता है, या बेस वोल्टेज में कोई चेंज आउटपुट वोल्टेज को बढ़ा सकता है। यानी ये कहे इन शॉर्ट कि बेस के जो एट्रीब्यूट्स हैं, बेस के जो करंट या वोल्टेज या पावर या इन सारे के सारे इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में बेस का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक आगे आउटपुट को इंपैक्ट करता है। थोड़ा सा हल्का सा चेंज बेस करंट में आउटपुट करंट में बहुत बड़ा चेंज पैदा करता है दोस्तों। अब हम यहां देखें, ये देखिएगा ध्यान से, आउटपुट हमने लिया जो इस सर्किट का, ये यहां तक सर्किट बना, आपकी इसकी कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दी, लेकिन बेस करंट ने जिस करंट को आगे प्रोपेल किया वो कौन सी करंट है, वो दोस्तों है ये करंट जो कलेक्टर से फ्लो हो रही है, यानी जो RC के जरिए जुड़ी हुई है आगे सप्लाई के साथ। यानी यहां पर हम लेते हैं IC का डिनोट करते हैं IC से हम कलेक्टर करंट को। ये कलेक्टर करंट रिप्रेजेंट करती है पहले स्टेज की, यानी पहले ट्रांजिस्टर के आउटपुट को। इनपुट आया, इनपुट की वजह से एक बेस करंट IB स्टार्ट हुई, प्रोपेल हुई। IB में कोई सा भी चेंज जो है दोस्तों, वो IC को बहुत हद तक इंपैक्ट करता है, बहुत बड़ा चेंज उसमें पैदा करता है। ये निकला यहां से आउटपुट, ये था पहला स्टेज। अब हमने दोस्तों एक और कैपेसिटर जिसे CC कहा जाता है, CC का मतलब होता है कपलिंग कैपेसिटर। कपलिंग कैपेसिटर यानी वो कैपेसिटर जो दो स्टेजेस को आपस में जोड़ते हुए बीच में इस्तेमाल किया जाता है। कपलिंग कैपेसिटर के जरिए दोस्तों ये आउटपुट जो यहां से हमें अवेलेबल हुआ, इस आउटपुट को हमने नेक्स्ट ट्रांजिस्टर में यानी नेक्स्ट स्टेज में हमने फीड कर दिया। अब ये कपलिंग कैपेसिटर, ये बराबर अब इसकी सर्किट कंस्ट्रक्शन वैसी है जैसे यहां पर आप देख रहे थे। यहां पर इनकमिंग AC को भी हमने थ्रू इनपुट कैपेसिटर पास किया था, उसके बाद हमने इसे फीड किया था बेस में। इस केस में जो आउटपुट हमें यहां मिला, इसमें इसको भी हम इस CC कपलिंग कैपेसिटर के जरिए आगे प्रोपेल करवाते हैं नेक्स्ट स्टेज की बेस में, Q2 यानी नेक्स्ट ट्रांजिस्टर की बेस में, और बाद में यही एक्शन फिर से रिपीट होता है। यानी इस स्टेज का अपना एक वोल्टेज गेन होगा जिसे हम AV से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस स्टेज का यानी नेक्स्ट ट्रांजिस्टर का अपना एक वोल्टेज गेन होगा जिसे हम AV2 AV1 हम इनको नाम दे देते हैं। A जो होता है सिंबल वो होता है गेन का, V स्टैंड्स फॉर वोल्टेज। AV1 यानी पहले स्टेज का वोल्टेज गेन, AV2 यानी सेकंड स्टेज का, सेकंड ट्रांजिस्टर का वोल्टेज गेन। अगर तीसरा ट्रांजिस्टर होता, सेम कंस्ट्रक्शन होती दोस्तों, इस CC के जरिए हम नेक्स्ट ट्रांजिस्टर की बेस को ट्रिगर करवाते, उसके बाद हम आउटपुट लेते कलेक्टर से, और एमिटर जो है वो ऐसे कनेक्टेड होता थ्रू RC नेटवर्क।
रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के नेटवर्क से ऐसे जुड़ा होता है, एंड सो ऑन। यानी ये जो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है, ये स्टेज बाय स्टेज बाय स्टेज काम करता है। अब यहां पर दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, इसका जो नेट गेन है वो है क्या। देखिए, हमने इस स्टेज से जो हमें यहां आउटपुट मिला दोस्तों, वो तो हमने नेक्स्ट स्टेज के इनपुट में फीड कर दिया। नेक्स्ट स्टेज का जो आउटपुट मिलेगा वो हम इससे अगले स्टेज में फीड करेंगे। लेकिन जहां पर हम इस सर्किट कंस्ट्रक्शन का फाइनल आउटपुट लेंगे, जैसे इस स्टेज में, यहां हम 2 स्टेज की बात कर रहे हैं, तो फाइनल आउटपुट हमने यहां लिया, यहां से इस सेकंड कैपेसिटर के आउटपुट को ही हमने फाइनल आउटपुट माना, यानी ये वी आउटपुट जहां मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब इस आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में दोस्तों जो फाइनल आउटपुट निकलेगा, यानी उसका भी अपना, यहां इस केस में हम AV2 की बात करेंगे, क्योंकि हम 2 स्टेजेस के 2 ट्रांजिस्टर्स की बात कर रहे हैं। अगर कोई तीसरा होता तो हम AV3 को फाइनल गेन मानते हैं। बट ये जो फाइनल वोल्टेज गेन है, ये दोस्तों, ये आपको सबसे ज्यादा आपको समझने वाली इसमें जरूरत है इस बात पर कि ये जो फाइनल गेन हमें यहां मिलता है, यही गेन स्टेबल होता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर हम ऐसा नहीं होता, आइडियली ऐसा आपको ये सब लग रहा होगा कि इस स्टेज से हमें गेन मिला, अब हमने इसको इनपुट दिया, नेक्स्ट में फिर से कोई गेन हुआ, उसको हमने इनपुट दिया नेक्स्ट में, यानी एक आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में जो ओवरऑल गेन हुआ, कंप्लीट जो फाइनल हमें आउटपुट पर गेन मिला, वो तो इक्वल होना चाहिए था इन सारे गेन्स की प्रोडक्ट्स के, यानी AV1 इंटू AV2 इंटू AV3, यानी जितने भी होते हैं इसमें। बट ऐसा नहीं होता, फाइनल गेन हमेशा लास्ट स्टेज का होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में एक प्रॉब्लम है, बुनियादी एक डिसएडवांटेज है, जिसे कहा जाता है इनपुट स्टेज का या प्रीवियस स्टेज का, इन सारे के सारे ट्रांसफर सर्किट्स का लोडिंग इफेक्ट। इसी लोडिंग इफेक्ट को दोस्तों हम कई जगह शंटिंग इफेक्ट भी कहते हैं। ये लोडिंग इफेक्ट क्या है और ये क्यों होता है, इसको समझने के लिए दोस्तों हमें एक कॉन्सेप्ट का हमारे लिए समझना और ज्यादा जरूरी है, जिसे कहा जाता है इंपीडेंस। दोस्तों इंपीडेंस वर्ड जो है, ये निकला है वर्ड इंपीड से। इंपीड करना मतलब होता है रुकावट पैदा करना, रोकना। इंपीडेंस का मतलब होता है पूरे का पूरा सर्किट, उसमें कितनी रेजिस्टेंस है, उसमें कितनी रिएक्टेंस है, वो सारे का सारा सर्किट आने वाली करंट को कितना रोकता है। यहां पर दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि रेजिस्टेंस, अब तक हम ये जानते हैं कि किसी भी करंट को रोकने की जो क्षमता होती है किसी भी कंपोनेंट की, उसी को कहा जाता है रेजिस्टेंस। लेकिन किसी सर्किट में रेजिस्टेंस कितनी है? रेजिस्टेंस जब होती है दोस्तों, वहां हम बात करते हैं डीसी की, डायरेक्ट करंट की। यानी रेजिस्टेंस काम में तब आता है, करंट को रोकने की वो क्षमता जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, वो काम में तब आती है जब हम सिर्फ डीसी की बात कर रहे हो, डायरेक्ट करंट की। लेकिन अब यहां पर गौर करने की बात है दोस्तों कि डीसी डायरेक्ट करंट की कितनी रेजिस्टेंस है इस सर्किट में, यानी रेजिस्टेंस प्लस एक और कॉन्सेप्ट है जिसे कहा जाता है रिएक्टेंस। इंपीडेंस को समझने के लिए आपको पहले रिएक्टेंस को समझना होगा दोस्तों। रिएक्टेंस जो होता है, ये होता है अपोजिशन, जिस तरह से रेजिस्टेंस होता है अपोजिशन टू डीसी, डीसी को रुकावट पैदा करना डीसी के लिए, रिएक्टेंस होता है अपोजिशन टू एसी प्रोड्यूस्ड बाय कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स। यानी किसी भी सर्किट में जब हम, जहां पर कैपेसिटर कनेक्टेड हो या जहां पर आपको याद होगा इंडक्टर्स की हमने बात की थी, जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉइल। जिस भी सर्किट में रेजिस्टेंसेस के बाद, एक तो रेजिस्टेंस है, किसी भी सर्किट में जहां कैपेसिटेंसेस हो और इंडक्टेंसेस हो, उस सर्किट में आने वाली अल्टरनेटिंग करंट को रोकने की कुछ क्षमता होती है। हर कैपेसिटर आने वाली इनकमिंग जो करंट है उसे रोकने की कोशिश करता है। उसी तरह से हर इंडक्टर भी आने वाली करंट को रोकने की कोशिश करता है। इसी रोकने की प्रॉपर्टी को कहा जाता है रिएक्टेंस। यानी रिएक्टेंस क्या हुआ दोस्तों? अपोजिशन टू करंट प्रोड्यूस्ड बाय कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स। यहां सिर्फ हम कैपेसिटर और इंडक्टर की बात करें, रेजिस्टेंस की नहीं। यानी किसी भी सर्किट में
कैपेसिटर्स ने और इंडक्टेंसेस ने कितना रोकने की कोशिश की आने वाली करंट को, उसे कहा जाता है, आने वाली अल्टरनेटिंग करंट को, उसे कहा जाता है रिएक्टेंस। अब इस सर्किट में रिएक्टेंस भी आ गई क्योंकि हमने कैपेसिटर्स का इस्तेमाल किया है। अब इसमें अपनी रेजिस्टेंसेस भी हैं, रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस, यानी डीसी कंपोनेंट को कितना हमने रेजिस्ट करने की कोशिश की इस सर्किट ने, प्लस कैपेसिटर्स की वजह से जो आने वाले इस एसी सिग्नल को रेजिस्टेंस झेलनी पड़ी, रुकावट झेलनी पड़ी, उसे कहा जाता है रिएक्टेंस। उन दोनों का सम बराबर होता है इंपेडेंस। यानी यूं कहे, इंपेडेंस दोस्तों क्या होता है कि आने वाली इनपुट करंट को कितना ज्यादा रुकावट झेलनी पड़ी, किससे, एक तो रेजिस्टेंसेस से प्लस रिएक्टेंस से, और इसी को कहा जाता है इंपेडेंस। अब ये जो इंपेडेंस है दोस्तों किसी भी सर्किट में बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि यहां हम एसी की बात करें, अगर हम खाली डीसी की बात करें तो डीसी में इंपेडेंस नहीं कहते हम। क्यों नहीं कहते? क्योंकि डीसी में कोई एसी कंपोनेंट तो नहीं है, और इंपेडेंस को होने के लिए, किसी भी सर्किट में इंपेडेंस होने के लिए रिएक्टेंस का होना बहुत जरूरी है, और रिएक्टेंस तब होगी जब एसी होगा। जब एसी नहीं होगा, खाली डीसी होगा, तो इसी इंपेडेंस को हम सिर्फ रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी डीसी सर्किट्स में जिस चीज को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, एसी सर्किट्स में उसी रेजिस्टेंस को अगर हम जोड़ दें कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स की जो रिएक्टेंस है, जो एसी को रोकने की उसमें उनमें क्षमता होती है, उसके साथ जोड़ दें तो हमें जो मिलेगा वो है इंपेडेंस। अब अगर एसी कंपोनेंट नहीं तो रिएक्टेंस भी नहीं और इंपेडेंस भी नहीं, उस केस में इंपेडेंस को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। यानी डीसी के केस में इंपेडेंस का मतलब होता है रेजिस्टेंस, एसी के केस में ओवरऑल पूरी रेजिस्टेंस का मतलब होता है इंपेडेंस। अब दोस्तों ये इंपेडेंस, एक स्टेज की तो अपनी इंपेडेंस है, इस स्टेज की, इस ट्रांजिस्टर की, यहां अपना सर्किट कनेक्शन है, यहां अपने कैपेसिटर्स लगे हैं, अपना रेजिस्टर है, इसकी अपना एक इंपेडेंस है। इंपेडेंस का सिंबल दोस्तों होता है Z। अब अगर मैं इसे Z1 मान लीजिए, पहले स्टेज की इंपेडेंस को मैं Z1 कहूं, नेक्स्ट स्टेज की इंपेडेंस को मैं Z2 कहूं, तो कोई भी सर्किट आइडियली, थ्योरी में ये हमें लगता है कि इंपेडेंस मैचिंग होनी चाहिए, यानी Z1 बराबर होना चाहिए Z2 के, बट ऐसा नहीं होता दोस्तों। होता क्या है कि इस सर्किट ने, ये जो नेक्स्ट स्टेज है, जब यहां का इसका इनपुट यहां पर गया, इसकी जो ओवरऑल इंपेडेंस है सेकंड स्टेज की, वो असर डालती है, कम करती है इनफैक्ट पहले स्टेज की इंपेडेंस को, यानी Z1 हो जाता है कम, यानी ओवरऑल जो उसकी पूरी की पूरी इंपेडेंस थी पहले स्टेज की, वो कम हो जाती। उससे क्या होता है दोस्तों, इंपेडेंस अगर पहले स्टेज की कम हो जाए, हम ये जानते हैं ओम्स लॉ में कि V = IR, या यूं कहें कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, या एसी के केस में हम कह सकते हैं इंपेडेंस के। यानी वोल्टेज ड्रॉप उतना, अगर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो इंपेडेंस बढ़ेगी, या उल्टी भाषा में अगर इंपेडेंस ज्यादा होगी तो वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा। यानी जितना ज्यादा वोल्टेज गेन हमें चाहिए दोस्तों किसी भी सर्किट से, उसके लिए उसकी इंपेडेंस, ओवरऑल इंपेडेंस मैचिंग का होना जरूरी है। लेकिन इस केस में हमने देखा कि इंपेडेंस मैचिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? बिकॉज ऑफ लोडिंग इफेक्ट, इसी को कहते हैं दोस्तों। लोडिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, ओवरऑल गेन जो है पहले सर्किट का, यह कम हो जाता है। कब? जब इसका आउटपुट हमने सेकंड स्टेज में इनपुट दिया, यानी जब हमने दो स्टेजेस को कैस्केड किया तो पहले स्टेज का जो वोल्टेज गेन था वो कम हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम सेकंड स्टेज को थर्ड के साथ करें तो सेकंड स्टेज का जो वोल्टेज गेन है वो भी कम हो जाएगा। यानी जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे वोल्टेज गेन, जो वोल्टेज इनकमिंग आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, कितना वोल्टेज बढ़ी, वो गेन भी कम हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है दोस्तों आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में। अब ये कॉन्सेप्ट जानने के बाद दोस्तों बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में हमने देखा कि वोल्टेज गेन कम हो रहा है, लेकिन दोस्तों ऑडियो फ्रीक्वेंसीज या ऑडियो फिडेलिटी जिसको कहते हैं, उस केस में क्योंकि फ्रीक्वेंसीज, एसी का मतलब है साइकिल्स पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी फ्रीक्वेंसी है एसी की, एक साइकिल का मतलब है एक बारी पॉजिटिव एक बारी नेगेटिव, एक सेकंड में ये कितनी बार पॉजिटिव नेगेटिव होगा, साइकिल्स पर सेकंड, उसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। एक बहुत बड़ी रेंज होती है वाइड फ्रीक्वेंसीज की, जहां जहां वाइड फ्रीक्वेंसीज की बात हो, कई सारी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग तरह की हो, उन जैसे सर्किट्स में इसका बहुत एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा फायदा यह है कि इसमें कंपोनेंट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है और ये बहुत इकोनॉमिकली, बहुत कम पैसे, बहुत कम लागत से बनाया जा सकता है। इसलिए इसका वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन की जब बात करते तो इसका इस्तेमाल किया जाता है।
कम कंपोनेंट्स होने की वजह से इसको मिनिएचराइज यानी कि इसको छोटी स्पेसिंग में भी पैकेज करना इजी होता है। नुकसान तो हम देख ही चुके हैं कि इस लोडिंग इफेक्ट की वजह से ओवरऑल वोल्टेज गेन कम होता है। इसलिए दोस्तों इसकी एप्लीकेशन ऑडियो एम्पलीफायर्स में, यूं कहें कि ऑडियो सिग्नल, जहां जहां पर साउंड सिग्नल, क्योंकि साउंड सिग्नल जो होते हैं वो बहुत वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। इतनी वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे ये जो वोल्टेज गेन है, इसका गिरना है, इसको किसी हद तक हम इग्नोर कर सकते हैं। उन एप्लीकेशंस में आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का बहुत इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये बात थी आरसी कपल्ड एम्पलीफायर की। इसके बाद हम बाकी टाइप ऑफ एम्पलीफायर्स क्या हैं उनकी बात करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। तो उम्मीद है आपको आज का हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके मन में इस टॉपिक को लेकर या प्रीवियसली डिस्कस्ड किसी भी टॉपिक को लेकर कोई भी डाउट है, जरा सा भी डाउट है, तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। उसका उत्तर देने में हमें बेहद खुशी होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।